हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका BPSC 70 प्रीलिम्स टेस्ट 2 होने वाला है, ठीक है। जो कि इम्तिहान का है और इम्तिहान IAS का। इसके पिछले हमने सेट देखा था, उसमें एशियंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर जो थे आपका 6 to 12 तक वहाँ कवर कराया गया था। इसमें भी आपका एशियंट हिस्ट्री से 6 to 12 तक चैप्टर का जो बाकी का आपका टॉपिक बच गया था उसको हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। जिस आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो सेट में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो आपका है धार्मिक आंदोलन महाजनपद से, मौर्य साम्राज्य से, संगम युग से और 6 NCERT की इतिहास पुस्तक हमारा अतीत जो है एक से लेकर सात, एक से लेकर सात, सॉरी एक का 7 से लेकर कितना तक, 12 तक, कितना 7 से लेकर 12 तक हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। इसके पिछले अगर आपने नहीं लगाया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर BPSC 70 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग इस सेट को लगा सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा सेट है, और ये आपको इंस्ट्रक्शन पता है, निर्देश में जो दिया गया है कि 2 घंटे का आपका होगा एग्जाम, 150 प्रश्न का क्वेश्चन है और एक एक नंबर दिया गया है एक एक प्रश्न के लिए, और इसका निगेटिव भी नंबर जोड़ दिया गया है 0.33, एक गलती पे आपको कटेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तीर्थकर के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थकर के काल में अस्तित्व में आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आया था आपका महावीर स्वामी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जैन धर्म तीर्थकर का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में कौन नहीं है, तो ये बताइए कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ब्रह्मचर्य जो है ये आपका नहीं है। ब्रह्मचर्य कब आया था, महावीर के समय में आया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपको अहिंसा को। किसको दिया गया है, अहिंसा को। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्न कथन पर विचार करना। विचार करना है कैसा, तो ये सही विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। पढ़ेंगे। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया पर उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया। ये बात तो सही है आपका। महावीर स्वामी का कथन था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम ना करना। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ दीजिए आपका सी नंबर दिया गया है, 1 और दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थकारों की चर्चा हुई है, तो देखिए यहाँ पे ऋषभदेव और अर्शनेमी जो दिया हुआ है, ए नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है आपका कि जैन धर्म, एक सेकेंड, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका ऋषभदेव। कौन से, ऋषभदेव। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग असत्य है, तो इसमें क्या होगा, असत्य खोजना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, सही है आपका। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ये भी आपका सही है। महावीर स्वामी तीर्थंकरों के क्रम में 24वें और अंतिम गुरु थे, तीर्थंकर थे, ये भी सही है आपका। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ था सरयू नदी के तट पर, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आपको पता है कि जो महावीर स्वामी हैं उनको कहाँ पे मिला था, किस नदी के तट पे आपको मिला था, तो वो सॉरी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये मिला था आपका ऋजुपालिका नदी के तट पे आपको मिला था। डी नंबर का क्या हो जाएगा, ऋजुपालिका हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ सरयुग। चलिए आगे देखेंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो आपको पता है कि महावीर जो थे वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे, किसका, प्राकृत भाषा को, और बौद्ध जो थे वो पाली का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसको पढ़ना है, उसमें गलत कथन को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं। 12वें वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बात तो सही है। मखिल पुत्र गोसाल ने 6 वर्ष तक महावीर के साथ कठोर तप किया था, ये भी आपका सही है। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे, ये भी आपका सही है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर की तपस्या का तथा कैल कैलकुलस का वर्णन मिलता है, तो ये बात आपका क्या है, डी नंबर गलत है। ये क्या है आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है, आचार्य सूत्र में मिलता है आपको। डी नंबर क्या हो जाएगा, आचार्य सूत्र में मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों की मूलतः किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है निग्रंथ नाम से जाना जाता है। क्या नंबर, निग्रंथ।
आपका बी नंबर या राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो जैन धर्म से किसका संबंध नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मध्यम प्रतिप्रदा जो है, डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार। कौन सा विचार? गलत क्या है इसमें, ठीक है, क्या खोजना है कि गलत क्या है आपका। चलिए देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी भिक्षुणी चंपा थी, तो ये तो आपका सही है। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ये भी आपका सही है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे जामिल थे, ये भी आपका क्या है? सही है। तो ये तीनों क्या है? सही है। तो इसमें डी नंबर जो आपका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ कुमार। किसको दिया था? मेघ कुमार को। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों शामिल है, जबकि सम्यक वाणी जो है ये आपको शामिल नहीं है। बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की चर्चा है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है भद्रभाव जो थे उनकी द्वारा ही आपको कल्पसूत्र की क्या किया गया? रचना किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इनमें से किसे जैन धर्म का प्रधान बनाया गया? तो इसका नाम था सुधर्मन जो थे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें निम्न कथन पर विचार करना है, और कौन सा विचार करना है? कथन सही कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आरंभ में जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ये बात आपका क्या है? सही है। अगर दिया कि दिगंबर संप्रदाय के लोग ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी, ये बात आपका क्या है? आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपका दिगंबर जो नहीं, श्वेतांबर ने आपका शुरू किया था संप्रदाय, महावीर का अन्य तीर्थों की पूजा करने का जो था वो दिगंबर नहीं, श्वेतांबर ने करा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है, जिस जैन धर्म में कहा गया है। तो ये कहा गया अनंत चतुष्टय कहा गया। इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथन पर विचार करना है। देखिए, और क्या कथन गलत क्या है इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। जैन ग्रंथ पृष्ठ पर्वन में ये उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये बात तो आपको सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कार्यकाल में पड़े अकाल से निपटने में से असफल रहने पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित शरणबलगोला चले गए, जहां वह अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया था, यह भी आपका सही है। तीनों आपका क्या है इसमें? सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना है? विचार करना है। और क्या आप कैसा विचार करना है? सही विचार करना है। यहाँ पर दिया हुआ है सही कथन का क्या करना है? विचार करना है। तो देखेंगे पहले, ठीक है। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद का प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, ये आपका सही है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों के वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे, ये भी आपका क्या है? सही है। एक और दो दोनों सही है। अगला देखेंगे कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सीत है, ये भी सही है आपका। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, ये आपका गलत है, वो करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। देखिए इसमें ऑप्शन से कहाँ दिया हुआ है? सी नंबर दिया, 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस ग्रंथ से ग्रहण किया है? तो किससे किया गया है? तो इसका राइट होगा इसमें से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वैश्विक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शंस में आपको नहीं दिया गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया गया है साख्य दर्शन से किया गया। किससे किया गया है? साख्य दर्शन से किया गया, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से क्या करना है? डायरेक्ट कथन गलत निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये तो बात आपका सही है। मन्वंतर युग में मथुरा जैन धर्म की प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी सही है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, ये भी सही है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि निम्न कथन पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए, जैन मान्यता अनुसार नारी एक मिनट, इसमें असत्य कथन को क्या करना है? देखना है। असत्य कथन को क्या करना है? इसमें ढूंढना है आपको, ठीक है।
तो देखिए, जैन मत मान्यतानुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और महावीर स्वामी स्त्री के संग में प्रवेश का समर्थक नहीं थे, ये आपका सही है, 2 नंबर आपका सही है, ठीक है। सिर्फ 1 नंबर, केवल एक क्या जिसमें असत्य है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह का मिलान करना है, ठीक है। अब इसको मिलान कर देंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे आपका ऋषभदेव साढ़, ये भी सही है आपका। अजीतनाथ हाथी, ये भी सही है। संभवनाथ आपका घोड़ा, ये भी सही है। अभिनंदन आपका कपि, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको मानेंगे, 1 2 3 4, ये आमने सामने सबका इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, क्या कहा जाता है इसका, आगम कहा जाता है। किसका, आगम। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीकों का सही युग्म नहीं है, तो इसका सही युग्म कौन सा नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए नेमीनाथ जो दिया हुआ है हिरन, ये क्या होगा, ये आपका युग्म सही नहीं है। देखिए बाकी अष्टमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, स्वामी महावीर स्वामी सिंह है, ये आपका सही है। और जो नेमीनाथ आपका जो है, नेमीनाथ का क्या हो जाता है, नील कमल हो जाता है। क्या हो जाता है, नील कमल होता है आपका नेमीनाथ का, ठीक है ना, सही होता अगर नील कमल होता तो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथन पर विचार करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कथन सत्य, कौन सा सत्य कथन पे इसमें विचार करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ेंगे पहले हम लोग। दिया हुआ है कि श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर आवश्यक समझते थे, ये आपका सही है। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते थे, ये भी आपका सही है। दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वे विवाहित थे, ये भी आपका सही है। श्वेतांबर ने अनिश्री तीर्थकार को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आपको चारों का चारों बात इसमें जो दिया गया है ये सही दिया गया है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, एक सेकेंड। अगला सवाल दिया हुआ है कि जैन तीर्थकर के संबंध में विचार कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो विचार करना है आपको, इसमें देखना है कि कथन असत्य कौन दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको देख लेते हैं पहले। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये आपका बात सही है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था, जबकि मृत्यु निर्वाण अटवाय अष्टपाद में हुई थी, ये आपका सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है, निर्वाण जो होता है, मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था, ये भी आपका सही है। 1 2 3 तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं थे, तो इसमें से देखना है कि जैन तीर्थकर कौन नहीं था। ये आपका मखली गोसाल जो है, ये आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका देखेंगे। अच्छा आपको पता है मखिल गोसाल जो थे, ये किस संप्रदाय के अथी थे, और किसका मतलब किसकी स्थापना किए थे, तो ये किए थे आपको आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी, तो द्वितीय जो हुआ था उसका अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे देवाधि क्षमा श्रमण ने। किसने, देवाधि क्षमा श्रमण, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। प्रथम जैन संगीति के समय मगध का शासक कौन था, तो आपको पता है कि जो पहला जो हुआ था उसका शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि सिद्धार्थ जो थे, कि सिद्धार्थ जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, कि प्रथम गुरु कौन थे, तो उनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था आपका अलार कलाम, ठीक है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ पे, श्रावस्ती, जो कि यूपी में पड़ता है आपको, श्रावस्ती। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्न कथन पर विचार करना है, और कैसा विचार कि गलत कौन, इसमें कथन गलत जो है इसको ढूंढना है, ठीक है। पढ़ेंगे। बुद्ध ने तपुस तथा मलिक नामक 2 व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया, ये भी आपका सही है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम में दिया था, ये भी आपका सही है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है।
अगला सवाल देखेंगे, गौतम बुद्ध ने निम्न में से कहाँ संघ की स्थापना किया था? तो संघ की स्थापना जो आपका हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने संघ ने प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। तो सबसे पहले किसने कौन इसमें प्रवेश किया था? उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ये कुशीनारा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कुशीनगर लिखता है, कहीं कुशीनारा लिखता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? तो आपको पता है कि कितने दिए थे? ये आपका टोटल था 5। कौन सा? 5। कौन कौन सा था ये आपको पता है? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख के बताइए। ठीक है। सॉरी, मैंने 4 यहाँ पे 5 बोल दिया, 4 होता है। 4 कितना? 4। 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, थोड़ा मिस्टेक से मैंने 5 बोल दिया। ठीक है, 4। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्गों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये। सम्यक ज्ञान जो है आपका शामिल नहीं है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि निम्न कथन पर विचार करिए, और विचार कैसा करना है? उपरोक्त कथन जो है इसमें असत्य ढूंढना है। ठीक है। ये दोनों में से क्या हो जाएगा? कथन जो असत्य आपका ढूंढना है। देखिए, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये तो आपका सही है। महावीर स्वामी कर्मवाद में विश्वास करते थे लेकिन पूर्ण जन्म में नहीं करते थे। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस बौद्ध संगीति में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका द्वितीय में। कौन सा? द्वितीय में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध ने, एक सेकेंड, किस किस बौद्ध सॉरी किस बौद्ध संगीति में बुद्ध ने उपदेशों की सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांट कर संकलित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका प्रथम में। ए नंबर प्रथम में आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। किसने किया था? वसुमित्र ने करा था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? यह होता है दीपक का बुझ जाना। सी नंबर दीपक का बुझ जाना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सामान्य मनुष्यों के लिए महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा गया है उपासक। क्या? उपासक धर्म। क्या? ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। यह बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, बुद्ध, संघ और धम्म। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की अधिवेशन के लिए कम से कम कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर। 20 कितना? कम से कम 20 भिक्षुओं की उपस्थिति की आवश्यकता थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्न कथन पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है। और देखिए कौन सा विचार करना है? तो सत्य इसमें ढूंढना है कि कौन सा सत्य है आपका। यह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, तो ये तो आपका सही है। संघ में ऋणी जो होता है व्यक्तियों का भी प्रवेश संभव था, ये आपका गलत है। केवल 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, मतलब कथन सत्य है, बाकी जो 2 नंबर है ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से कौन सा दृश्य नहीं देखा था? तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका लाचार महिला जो दिया हुआ है डी नंबर, ये आपका ऑप्शंस में गलत है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, इसमें असत्य कथन को क्या करना है? ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे पहले। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध ने उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में किया गया है, ये आपका सही है। अगला दिया हुआ है कि विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई है, ये भी आपका सही है। सुत्त पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई है, ये भी आपका सही है।
अभिधम पिटक और बौद्ध बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है। अभिधम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है, ये गलत आपका ऑप्शन जो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। महासंघिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये महाकश्यप। कौन सा? सी नंबर, महाकश्यप। अगला सवाल देखेंगे कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और कथन सत्य ढूंढना है। इसमें क्या करना है? कथन सत्य को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में आत्मा का परिकल्पना की गई है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक होगा ना तो दो होगा। ठीक है, सॉरी, डी नंबर हो जाएगा। ना तो एक होगा ना तो दो हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और कथन सही देखना है। इसमें कौन सा है? कथन सही आपको ढूंढना है। दिया हुआ है कि भारत में उपासना की जाने जाने प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, ये आपका सही है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गांधार कला में की गई थी, ये आपका दो नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ का निर्माण मथुरा कला में की गई है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। विज्ञानवाद जिसको योगाचर बोलते हैं की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेयनाथ का। मैत्रेयनाथ इसका क्या जाएगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधी स्थल का मिलान करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? मिलान करना है, हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म आपको पता है, ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। महानिर्वाण कहाँ हुआ था? महानिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसमें आपका देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बौद्ध धर्म के में कमल चिन्ह का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गौतम बुद्ध के जन्म का। किसका? गौतम बुद्ध के जन्म से। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या करना है? कथन गलत ढूंढना है इसमें। और देखिए बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी, ये आपका सही है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जाता है, तो ये भी आपका सही है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कुशीनारा में बिताई थी, तो ये आपका बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई थी, ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए इस सवाल में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि उनकी जो अंतिम वर्षा, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ थी, कहाँ पे बिताया था? तो कुशीनारा में नहीं, यहाँ वैशाली में बिताया था। ठीक है, लेकिन वहाँ उनका महानिर्वाण जो हुआ था उनका कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण निर्माण जो हुआ था ये कुशीनारा में हुआ था, लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताए थे? वो वैशाली में बिताए थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, गलत आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान निम्न में से किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये आपको पता है कि किसके समय हुआ था? ये हुआ था आपका कनिष्क के समय में। ए नंबर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजन पदों में बटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 में। कितना? 16 में बटा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि एकमात्र महाजन पद असमक जो दक्षिण भारत में था किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। किसके? गोदावरी। अगला सवाल देखेंगे। जैन धर्म में किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों की सूची मिलती है? तो यह किस में मिलता है? ये मिलता है आपको भागवती सूत्र में। किसमें? भागवती सूत्र, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस महाजन पद में गणत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें था। ये था आपका बज्जी और मल में। किसके? बज्जी और मल। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अंग महाजन पद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अंग को किस मगध शासक ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था बिम्बिसार ने। किसने मिलाया था? बिम्बिसार ने इसको मिलाया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे सही मिलान करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है महाजन पद और राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अवंती जो है, अवंती किसकी है? तो अवंती है उज्जैन की, एक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वत्स जो है कौशाम्बी का, ये आपका सामने दिया हुआ है। कौशल जो है, कौशल आपका दिया हुआ है श्रावस्ती, श्रावस्ती का, ठीक है। और अस्मक जो है, ये अस्मक आपका हो जाएगा पोटली, किसमें? पोटली। और कम्बोज क्या हो जाएगा? हाटक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर उसके हिसाब से हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए डी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि किस मगध शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिम्बिसार ने भेजा था। कौन सा? बिम्बिसार। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। कौन था? नागदशक। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मगध में शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ स्थापित करी थी? तो ये कहाँ पर किया था? ये पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर 70 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा रहा है? तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन कौन सा रहा है? ये हुआ है बृहरथ वंश जो है, ये आपका रहा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय इतिहास में वह प्रथम शासक जिसने अस्थाई सेना रखी थी, तो ये बिम्बिसार ने रखा था। किसने? ये नंबर बिम्बिसार ने रखा था। अगला सवाल है आपका हर्यक वंश से आपका बिम्बिसार था। अगला सवाल है निम्न कथन पर विचार करिए और कौन सा विचार करना है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है, ठीक है। दिया हुआ है कि नंदवंश के राजा महापद्म नंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ये बात गलत है। आपको पता है कि जो क्या नाम उसका धनानंद था, उसको अथी कर मारकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था? अपने मौर्य वंश की स्थापना करा था, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। ये आपका सही है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल की उत्पन्न बताया गया है। ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कथन जो गलत ये दिया हुआ है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये ब्रिसल शब्द किसके लिए यूज किया गया है? ये किया गया आपका मुद्रा राक्षस में किया गया है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका, इसमें आपको बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो विस्तार कहाँ तक था? पश्चिम भारत तक था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय इतिहास में किसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय को कितनी श्रेणी में विभाजित करी थी? तो कितने में किया था? ये 7 में। किसमें? 7 श्रेणी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य में के कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। अगला सवाल आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन निम्न में से किसने किया था? तो ये किसने करा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियानस ने किया था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से किससे मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डाइमेकस को। किसको? डाइमेकस। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाणक्य के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना? तो ये कौन थे? इनका नाम था आपका राधागुप्त। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था? तो ये कितने साल बाद किया था? तो ये किया था आपको 8वें वर्ष पश्चात। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि कलिंग युद्ध तथा परिणामों के विषय में अशोक के किस अभिलेख में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये आपका कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका 13वें अभिलेख में मिलता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथन पर विचार करना है। कौन सा विचार करना है? तो कथन सही कौन सा है इसमें, ठीक है।
तो देखिए दिया हुआ है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था, ये आपका सही है। मगध के राजा धनानंद सिकंदर के समकालीन था, ये भी आपका सही है। न्याकस आनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आया था, ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों कौन सा है? सही है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ये आपका लोक शामिल नहीं है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष पश्चात बोध गया की यात्रा की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने साल बाद किया था? तो 10 वर्ष पश्चात किया था, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, तो किसमें धम्म का अभिलेख मिलता है? ये मिलता है आपका भवरू अभिलेख में मिलता है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिलालेख में मिलता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से क्या करना है? कथन गलत को ढूंढना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, ये आपका क्या है? सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ये भी आपका सही है। अशोक के अरमाइक लिपि में अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1857 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप्स को हुई थी, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर गलत क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 89 में कि अशोक के शिलालेख एवं उनमें वर्जित विषय का सही युग्म नहीं है। दिया हुआ है पहला में कि पहला शिलालेख में कि इसमें पशु बलि का निंदा की गई है, ये आपका सही है। पांचवा शिलालेख में दिया है कि इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ये भी आपका सही है। छठवां शिलालेख में है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ये भी आपका सही है। नौवां शिलालेख जो है इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नौवां शिलालेख के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में ना लेकर नकद के रूप में लिया जाता था, उसे क्या क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिरण्य। क्या? हिरण्य कहा गया है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में दिया गया है कि महाजन पदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ये आपका सही है। राजा सेना रखने लगे थे, सेना का वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था तथा वेतन का कुछ भुगतान आहत सिखों के रूप में होता था, ये भी आपका सही है। इस समय कृषि उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, ये भी आपका सही है। और डी नंबर में देखिए दिया हुआ है कि इस समय आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, और कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पे सही कथन का विचार पहचान करना है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं। मगध के प्राचीन राजधानी गिरिवज थी, क्या थी? गिरिवज थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजन पद था, ये भी आपका सही है। और गंगा और गंडक नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी, ये आपका गलत है। ठीक है, मगध से जो गुजरने वाली थी वह मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, ये भी आपका सही है। मगध से जो था ना गंगा और सोन नदी गुजरती थी, ठीक है ना, नहीं कि गंडक। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजन पदों में किस महाजन पद को में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का हो जाएगा आपका वजी और मल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक। कौन सा? अस्मक हो जाएगा, 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। ठीक है ना, इसमें विचार करना है और कैसे विचार करना है? यहाँ पे दिया हुआ है कथन गलत का। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। दिया हुआ है कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, ये आपका सही है। राजनीति और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था, यहाँ लोहे की खानें थी, ये भी आपका सही है। पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के हया वंश को दिया गया है, यह भी आपका सही है।
अगला दिया हुआ है कि अवंती के राजा प्रदोत ने गांधार के राजा पुष्क राशिन सारिन को पराजित किया था। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4 नंबर जो आपका ऑप्शन में गलत है, तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल 4, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मगध के शासक अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था जो अजातशत्रु द्वारा वजीर संघ और पर आक्रमण के संदर्भ में महात्मा बुद्ध से सलाह लेने गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वास्कार। ठीक है, वास्कार हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि महाजन पद पंचाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कैसा कथन सत्य है। कौन सा कथन इसमें क्या हो जाएगा? सत्य है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अक्षत्र तथा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपिले थी। ये आपका सही है। प्राचीन ग्रंथों में पंचालों के 2 वंशों उत्तर पंचाल तथा दक्षिण पंचाल जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती थी का उल्लेख किया गया है। ये आपका दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि महाजनपद काल में धनी कृषक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गहपति। कौन सा? गहपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक मिनट। हाँ, अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि महाजनपद काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कथन गलत क्या है इसमें ढूंढना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस काल में दूर के गंतव्य की यात्रा करने वाले व्यापारियों की झुंड का नेता सार्थवाह कहलाता था। ये आपका सही है। इस काल में सबसे धनी व्यापारी को श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। ये भी आपका सही है। व्यापारियों को किससे सामान्य शब्द वणिक का उपयोग किया जाता था। यह भी आपका सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है 100 नंबर। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें भी क्या करना है? असत्य कथन को आपको ढूंढना है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन धर्म में देवताओं की अस्तित्व का स्वीकार किया गया किंतु उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया। ये आपका सही है। जैन धर्म संसार के वास्तविक को स्वीकार करता है पर सब सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ये आपका क्या है? सही नहीं है, ये गलत है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद का विश्वास करता है। ये आपका सही है। तो इसमें सी नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि जैन अश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था? तो ये पर्वत कौन सा था? इसका नाम था आपका सामेद। सामेद शिखर जो था। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, और कथन इसमें सत्य ढूंढना है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। ये भी सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये आपका दोनों सही है। सी नंबर का जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें भी असत्य को चूज करना है। जैन दर्शन जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र में महावीर के तत्पश्चात तथा कलाक्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। ये आपका सही है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्य से निर्मित है। ये भी आपका सही है। बौद्ध साहित्य में महावीर का निघंट नाथपुत कहा गया है। ये भी आपका सही है। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को माना गया। ये आपका गलत है, नहीं माना गया। डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो ये किसका कथन है? ये आपका है पुलटार्क का। ये नंबर क्या हो जाएगा? पुलटार्क का। अगला सवाल देखेंगे। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें देखना है असत्य कौन है। इसमें भी क्या ढूंढना है कि असत्य कथन कौन सा दिया गया है। तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनुनार एवं मरुनानुर से मिलती है। तो ये भी आपका सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भी सही है। स्मिथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का विवेचना करते हुए लिखा है कि उसके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान,
हिंदू कुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़ एवं नर्मदा पार के प्रदेश सम्मिलित थे। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार किसने की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपने एक राजदूत किस मगध शासक के दरबार में भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भेजा गया था आपका बिंदुसार। किसके? बिंदुसार के समय में भेजा गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख किया है? तो ये किसके बीच में हुआ था? ये आपका हुआ है पुलटार्क। पुलटार्क जो है ना, इसने बताया है, ठीक है, उल्लेख किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे कि मेगा एस्निज के इंडिका के अनुसार, ठीक है ना, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से पहचान करना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। देखिए, भारत में कानून लिखित रूप में था, भारत के में कानून लिखित रूप में था, ये आपका गलत था, ठीक है। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था, ये आपका सही है। बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था, ये भी आपका सही है। भारत में लेखक कला उन्नत अवस्था में था, ये आपका गलत है। तो 2 और 3 जो है आपका ये सही था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगा एस्निज इंडिका के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राजाभिषेक कब हुआ था? तो इसका राजाभिषेक जो हुआ था आपका हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में हुआ था। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए, और सत्य कथन इसमें क्या करना है? ढूंढना है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय की थी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहाँ की राजा नंदराज था, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल 2 आपका क्या हो जाएगा? इसमें सत्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपगुप्त ने। किसने किया था? उपगुप्त। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक द्वारा अपने धम्म यात्रा के क्रम में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमिकर को घटाकर कितने कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था आपका 1/8 भाग। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। चलिए इसको आगे देख लेंगे कि पहले कौन सा विचार करना है, गलत करना है या सही करना है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कथन सत्य, इसमें क्या करना है? सत्य कथन का क्या करना है? विचार करना है आपको, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था, ये आपका सही है। अशोक का धम्म समकालीन समस्याओं के समाधान का प्रयास था, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेटक तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की थी, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी सही हैं। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कथन गलत इसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन इसमें जो है गलत आपका दिया गया है, ठीक है। अशोक ने अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किया था, यह भी आपका सही है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था, यह भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? ना तो 1 होगा ना तो 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक में अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या करना है? असत्य खोजना है, ठीक है, असत्य कथन को खोजना है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख प्रमुख राजमार्गों के किनारे स्थापित थे, ये आपका सही है, ठीक है। लगभग सभी अभिलेख पाली भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में, यह भी गलत है, खरोष्टी वगैरह और भी लिपि में इसको दिया गया है। अभिलेखों में अशोक के उसके राज्याभिषेक के 8वें से 21वें वर्ष की घटनाएं वर्णित है। तो 1 और 3 तीनों सही है, लेकिन केवल 2 जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अशोक की लिपि का पता लगाया था, तो किसने लगाया था? ये आपको लगाया था पैंथेलर ने, टी पैंथेलर ने लिया था, टी पैंथेलर ने लिया था। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र की भाली भांति जांच की जाती है, किसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको उपदा परीक्षण। कौन सा? उपदा परीक्षण। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले कौन सा विचार करना है? सही कथन का विचार करना है। ठीक है, यह पुस्तक मौर्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपको पता है कि ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रमाणिक पुस्तक है, यह भी आपका सही है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, यह भी आपका सही है। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपको करेंगे, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे भी कथन को क्या करना है? गलत निकालना है। कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है? मौर्य प्रशासन की केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, यह भी आपका सही है। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों के साथ साथ राजा के विश्वास पात्र लोगों से भी नियुक्ति किए जाते थे। यही आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में चक्र कहते थे, ये आपका सही है। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था, ये आपका सही है। इसमें गलत क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी डैश था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर एस्ट्रोनोमोई। क्या? एस्ट्रोनोमोई, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कथन सत्य कौन सा है इसमें, तो कथन सत्य आपको निकालना है। ठीक है, पहले ऑप्शंस देख लेंगे। मौर्य न्याय प्रशासन में राजा न्यायपालिका का प्रमुख होता था, ये आपका सही है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय कहलाता था, ये भी आपका सही है। मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था, ये भी सही है। मौर्य काल में निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था, जहां ग्रामीण एवं ग्राम वृहद निर्णय करते थे। ये चारों का चारों क्या है? सही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। ऑप्शंस देखेंगे कि शिलालेख कौन सा, पहले सत्य कथन का विचार करना है। ठीक है, शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है, सही है। 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, सही है। शिलालेखों में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, यह भी आपका सही है। तीनों का तीनों सही हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रिक पैंथर। ठीक है, पादरेटी लिखा मैंने यहाँ पे, पादरेटी पैंथलर ने किया था। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी पैंथलर याद रखिए ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है रूमेनदेई अभिलेख से। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों को 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इन 4 गुफाओं में एक शामिल नहीं है, तो ये कौन सा शामिल नहीं है? ये है गोपिका गुफा जो है, ये आपका शामिल नहीं है, बाकी सब आपको शामिल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशोक ने कौन सा अभिलेख द्विभाषीय है? तो इसमें से कौन सा द्विभाषीय था? ये आपका था सानेकुना। कौन था? सानेकुना जो था, ये द्विभाषीय अभिलेख आपका था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी का। किसका? कौशाम्बी का अभिलेख को बोला जाता है रानी का अभिलेख। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि अशोक के स्तंभ लेख के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें कथन सत्य ढूंढना है कि कौन सा कथन इसमें क्या है? सत्य है आपका। ठीक है, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, ये आपका सही है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में लिखी गई है। भाई गलत है। ठीक है, 14 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शिलालेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें देखना है कि कौन सा इसका सही है। तो देखिए दूसरा शिलालेख और आपका 13वां शिलालेख जो है, देखिए जो सवाल जो था यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त में से अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। दक्षिण भारत का जो अभिलेख का
सॉरी, राज्यों का उल्लेख है ना, वो आपको दूसरा शिलालेख में है और 13वां शिलालेख में है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस सीरियाई शासक से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटियोकस प्रथम। कौन सा, एंटियोकस प्रथम के द्वारा, ठीक है। 31 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, 131 का ए नंबर, ठीक है। अगला सवाल है, किस अभिलेख में अशोक अपने को मगध का राजा कहता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भब्रू अभिलेख में, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना करी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजतरंगिणी, ए नंबर का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि अशोक के किस शिलालेख में 8वीं जातीय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। किसमें, 13वें शिलालेख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक की लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहां की भूमि कर की दर घटा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुमनदेही अभिलेख, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस में मिलता है, ये मिलता है आपको 5वां शिलालेख में। किसमें, 5वां शिलालेख में आपको इसका जानकारी मिलता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। कितनी थी, 5 प्रांतों की संख्या थी। अगला सवाल देखेंगे। अशोककालीन प्रांत प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत कथन को क्या करना है, निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सही है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, सही है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सैनिक प्रबंध को देख रेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाता था, ये आपका सही है, ठीक है। सी नंबर जो हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वां भाग। कितना, 10वां भाग। अगला सवाल है कि मौर्य शासन अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपको राजू। कौन सा, राजू कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका आद्य, यहाँ पे दिया हुआ है आपका बी नंबर में आदे व मात्रिक, क्या होता है, आदे व मात्रिक कहा जाता था, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई मोई नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका था मार्गों की देखभाल करना, ठीक है। मार्गों की देखभाल करना, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मौर्यकाली शब्दावली का सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें दे दिया गया है आपको सही मिलान करना है, ठीक है। देखिए गृहपति, भूमस्वामी, जेठक जो था ये शिल्प संघ की मुखिया होता था, ये आपका सही है। विष्टि जो है निःशुल्क श्रम बेगार जो होता है, ये था आपका। बलि जो होता था एक प्रकार की धार्मिक कर या चढ़ावा था, ये आपका सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समहर्ता कहा जाता था, समहर्ता, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका गुड प्रूफ, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। उपरोक्त में से कथन असत्य कौन है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष मतलब अकाल नहीं पड़ते थे, ये आपका सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका सही है, ठीक है ना। तो ना एक ना दो, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें कथन सत्य ढूंढना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, कथन सत्य ढूंढना है, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, ये सही है। कृषि पशुपालन एवं व्यापार के अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप में वार्ता कहा गया है, सही है। मौर्य काल में 2 प्रकार के वन पाए जाते थे, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 149 में देखेंगे। भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टॉलमी ने लाल सागर पर किस बंदरगाह की स्थापना करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्निस का, किसका, बर्निस का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे और ये लास्ट सवाल है आपका इस सेट का। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन, पहले कथन सही देखना है इसमें, मेगास्थनीज मौर्यकालीन समाज का विभाजन जाति के आधार पर किया था, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था, ये भी गलत है आपका। और देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, ये आपका सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी। तो 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो भी दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों आज का सेट जो था इम्तिहान का 17 बीपीएससी का आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको आएगा तीसरा सेट, ठीक है ना। ये आपका दोनों एशियंट का आपका सेट था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।